डिफेंस फोर्सेस देश के डिफेंस और सिक्योरिटी इकोसिस्टम का मात्र एक घटक है। कलेक्टिव आउटकम्स को और बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट के अन्य मंत्रालयों, विभागों और एजेंसीज के साथ क्रॉस फंक्शनल सिनर्जी, प्रोएक्टिव एंगेजमेंट्स और आउटरीच के माध्यम से कन्वर्जेंस लाना निहायत आवश्यक है और इसके महत्व के लिए प्रति सशस्त्र बल सचेत है। सेना सरकारी मंत्रालयों और विभाग के साथ लिंकेजेस बनाकर अच्छा तालमेल और समन्वय बिठा रही है। उत्तर प्रदेश का इतिहास देश की आज़ादी के संघर्ष और अन्य युद्धों में योगदान देने वाले वीरों की शौर्य गाथाओं से भरा है। वर्तमान में सेना में कार्यरत सैनिकों में 14% उत्तर प्रदेश से है। सेना की 12% संख्या सेना की 12% संख्या आज उत्तर प्रदेश में तैनात है, जिसमें हमारे 7 रेजिमेंटल सेंटर्स भी शामिल हैं, जहां जवानों को शुरुआती रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग दी जाती है। 3.6 लाख सेवानिवृत्त सैनिक और उनके परिवार भी उत्तर प्रदेश में स्थायी हैं। अगले 2 वर्षों के बाद हर वर्ष सेना से औसतन 5 से 6 हजार अग्निवीर जो उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल है, अपना 4 वर्ष का कार्यकाल समाप्त कर समाज से जुड़ेंगे। इस संख्या में आगे जाकर वृद्धि होगी। इनके उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन ट्रेन्ड, डिसिप्लिन्ड और मोटिवेटेड युवाओं की क्षमता का उपयोग करे और रीस्किलिंग के पश्चात या सीधे तौर पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इंडस्ट्री या अन्य क्षेत्रों में सकारात्मक रूप से रोजगार देते हुए इन्हें एब्जॉर्ब करे, जिससे कि सभी स्टेक होल्डर्स यानी अग्निवीर, समाज और प्रदेश के लिए एक विन विन सिचुएशन बने। हमारे भूतपूर्व सैनिक, और मैं देख रहा हूं ऑडियंस में काफी भूतपूर्व सैनिक है, एक बहुमूल्य मानव संसाधन है। यह हमारे लिए एक बहुत बहुमूल्य मानव संसाधन है। यह बड़े समाधान की और सराहनीय बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्स सर्विसमैन, उनके परिवारजनों और वीर नारियों के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं और अन्य प्रदेशों के लिए एक अच्छी मिसाल भी रखी है। इसके दायरे को बढ़ाने के लिए और विचार किया जा सकता है। अंत में मुझे पूरा विश्वास है कि आत्मनिर्भर और फ्यूचर रेडी डिफेंस फोर्सेस उभरते भारत की आकांक्षाओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों में सार्थक योगदान हमेशा देते रहेंगे और बदलते परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय दृष्टिकोण और विजन के साथ खुद को अलाइन करते हुए विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में प्रगतिशील मानसिकता के साथ आगे बढ़ेंगे। भारतीय सेना ने देश के नागरिकों के दिल में एक विशेष स्थान बनाया है। देशवासियों द्वारा सेना पर जताया गया भरोसा, प्रेम और बेजोड़ प्रोत्साहन सैनिकों के संकल्प और प्रतिबद्धता को और मजबूत बनाता है। दृढ़ अनुशासन और संपूर्ण प्रोफेशनलिज्म पर निर्मित सेना का कैरेक्टर और मूल सिद्धांत सैनिकों को देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने में हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। धन्यवाद और जय हिंद। ये जोश और उत्साह बिल्कुल मौजूद है, बनता है, क्योंकि मेजर साहब ने हमको बहुत अच्छी बातें बताई और जिस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से योगदान उत्तर प्रदेश का है
12% से ज्यादा सैनिक हैं इस वक्त सेना में। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई में भी उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और उस आजादी को मिलने के बाद उस संप्रभुत्व को कायम रखने में भी उत्तर प्रदेश का बहुत योगदान रहा है। और हम गौरवान्वित हैं कि हम उसकी राजधानी लखनऊ में संवाद कर रहे हैं। मैं इससे पहले कि सीधे अपने पहले सवाल पे आऊं सर, श्रीमती मनोज पांडे जी भी हमारे साथ हैं, हम उनका अभिवादन करते हैं, सभागार में उनका स्वागत करते हैं। और बहुत खुशी है कि आप भी इस वक्त इस संवाद में मौजूद हैं। और साथ ही मेजर साहब के बहुत सारे साथी जो सेना में रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, डिमरी साहब हैं, बहुत सारे लोगों से पूर्व में परिचय हुआ, कुछ लोग अभी बाद में भी आए हैं। तो हम आप सबका भी स्वागत करते हैं इस संवाद में। सर, इससे पहले कि हम, और ये तालियां इसलिए भी कि कुछ एस्पिरेंट्स हैं सर जो फौज में जाना चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे एक दो सवाल उनसे भी लें आखिर में। मैं और प्रणय आपसे बातचीत शुरू करें सब, और फौज की रणनीति की बातों पर आए, और आपने जो उद्बोधन में कहा उसके बारे में पूछें। उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका फौज की तरफ झुकाव कब और कैसे हुआ? आप पहले सेना प्रमुख हैं जो इंजीनियरिंग कोर्स से आए, उसके पहले जो सेना प्रमुख बनते रहे वो इंजीनियरिंग कोर्स से नहीं आते थे, तो आपने एक नया कीर्तिमान भी रचा इस तरीके से। लेकिन आपका बचपन कैसे बीता? फौज को ही आपने क्यों चुना? धन्यवाद जयदीप। सबसे पहले मुझे आपने जो निमंत्रण दिया यहाँ आने का, उसके लिए। आपके प्रश्न के दो भाग है कि सबसे पहले मैंने सेना में क्यों ज्वाइन किया या क्यों भर्ती हुआ। तो मैं एक नॉन मिलिट्री बैकग्राउंड, या फिर जैसे हिंदी में आप कहेंगे गैर सैनिक परिप्रेक्ष्य, हाँ, पृष्ठभूमि से आता हूँ। मेरे आगे भी कोई परिवार में कोई फौज में नहीं था, तो मैं ही पहला जी यह हूँ। लेकिन जब स्कूल में था तब मेरा सौभाग्य था कि मैं एक साधारण सेंट्रल स्कूल या केंद्रीय विद्यालय में मैंने अपनी शिक्षा हासिल की है, और वो एयरफोर्स स्टेशन में था। तो जब मैं शुरू में स्कूल में जाता था तो अक्सर देखता था कि एयरफोर्स या वायुसेना का डिसिप्लिन और वहाँ का जिस तरह से वेल ऑर्गेनाइज वहाँ का पूरा वातावरण या माहौल था, एनवायरनमेंट था, तो मुझे लगता है एक तरह से उससे प्रेरित होकर मैंने विचार बनाया कि सेना में आना चाहिए। दूसरा, आपने ये पूछा कि कोर ऑफ इंजीनियर्स से होने के नाते आपने उसके बारे में बातचीत की, तो मैं कहूँगा ये इसी चीज़ को दर्शाता है और इसी चीज़ का प्रतीक है कि सेना में सबके लिए समान या इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप कौन सी भाषा बोलते हो, आपने एजुकेशन जो भी किया है, पर जब सैनिक एक बार फौज में आ जाता है तो आपकी पहचान सिर्फ एक सैनिक के रूप में होती है। दूसरा, ये इस बात का भी प्रतीक है कि सेना हर वर्ग के, हर डिपार्टमेंट के जवानों को, ऑफिसर्स को उतनी ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता है। और हमारा ट्रेनिंग सेना में ऑफिसर्स का, जवानों का इस तरह सा है कि जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो आपको ट्रेन किया जाता है और आपको एक समान लेवल प्लेइंग फील्ड जिसे हम कहते हैं, और एक तरीके से मैं मानता हूँ कि इट रिकॉग्नाइजेस मेरिट, और बाकी और कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। सर, आपने बताया कि आप फौज में कैसे आए, लेकिन मैं जो जानना चाहता हूं, चूंकि मैम भी यहाँ पर बैठी हैं, एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपके उस 2 साल के कार्यकाल का सबसे रोचक, सबसे रोमांचक क्षण कौन सा था, जो जैसे आप आज भी याद करते हो, परिवार में बात करते हो, बहुत ही फनी एंड हार्टफेल्ट मोमेंट जो आपने महसूस किया हो उस दौरान? ये बड़ा कठिन प्रश्न है, क्योंकि जब पहले भी जब मेरे से ये प्रश्न पूछा जाता है तो मैं कोई उसका सही उत्तर अभी तक ढूंढ नहीं पाया हूं। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सिर्फ 2 साल का नहीं, पर कि पूरा 42 साल, और यदि आप ट्रेनिंग को भी गिनेंगे तो 45 साल का सेना में कार्यकाल बहुत लंबा।
एक बड़ा ही आनंददायक, एक बहुत ही समाधानकारक रहा है, और हर एक क्षण मैंने उसको एंजॉय भी, उसका आनंद उठाया है। तो और जिसमें हमारी सेना की और एक खासियत है, मैंने जिक्र किया था कि सेना एक विशाल परिवार के रूप में है। उसमें हमारी जो स्पाउसेस या लेडीज है, उनका जो योगदान है वो मैं कहूँगा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हर 2 साल में एक जगह से दूसरे जगह हमारा तबादला होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग होते रहता है। बच्चों को संभालना, उनके शिक्षा का ध्यान देना, घर के बाकी कमिटमेंट्स को संभालना, ये सब एक तरह से हमारी जो स्पाउसेस है या लेडीज है, नारियां है फैमिली में, वो पूरा संभालती है। तो उसी तरह मेरे भी इस प्रवास में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है बताते हुए कि मेरी धर्म पत्नी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तालियां बजा दीजिए, यहीं पर बैठी हुई हैं। और डॉक्टर भी, तो मुझे पता नहीं आप अपनी प्रैक्टिस पर कितना फोकस कर पाई होंगी इस दौरान। चीज डॉक्टर सर, बहुत आपने बताया कि सारे ही पल आनंद के रहे, और 45 वर्ष मतलब पूरा लगभग जीवन ही समर्पित मातृभूमि की सेवा में। और इसी मातृभूमि की सेवा में जाने के लिए बहुत सारे युवा तत्पर हैं और वो जाना चाहते हैं मातृभूमि की सेवा के लिए। मैं सीधे उस सवाल पर आता हूं जो इस वक्त सबसे ज्यादा इन युवाओं में जो सेना में आना चाहते हैं, भर्ती होना चाहते हैं, उनके जहन में घूमता है और पिछले 2 सालों से लगातार कुछ चर्चा और कुछ विवाद का कारण भी बना रहा है, जो है हमारी अग्निपथ योजना, जिसमें अग्निवीरों को हम भर्ती करते हैं और सीधे सेना में जो भर्ती मिलती थी उसकी बजाय ये योजना आई है। इसके अच्छाई बुराई, प्रोस कॉन्स पर बहुत ज्यादा बात हुई है, लेकिन आपने शीर्ष से इस योजना को देखा है लागू, और इस योजना की अच्छाई बुराई के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जब हम किसी भी कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन लाते हैं तो शुरू में उसके बारे में काफी लोगों के मन में विचार, एंजाइटी होती है। और उसी रूप से मुझे लगता है जब ये अग्निपथ जो नई स्कीम जब आई थी, तब काफी लोगों के मन में विचार तरह तरह के आए थे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे लोगों को, देशवासियों को इसके बारे में और जानकारी प्राप्त हुई, तो मुझे लगता है अब वो स्टेज निकल गया है। तो इसके जो फायदे हैं इसके बारे में मैं अभी दोहराना नहीं चाहूँगा समय के अभाव के कारण, पर मैं एक मुद्दे पर खास ध्यान देना चाहूँगा, जोर देना चाहूँगा कि अग्निवीर जब 4 वर्ष के कार्यकाल के बाद सेना से बाहर आएंगे, तो मेरा मानना है कि ये 4 वर्ष में जो सेना के सिद्धांत, मूल्य, कैरेक्टर है, जैसे डिसिप्लिन समझ लीजिए आप, कमिटमेंट समझ लीजिए, और इस तरह से अन्य म्यूल, और जो सेना क्वालिटीज एक युवा में 4 साल में जो उसको इम्बाइब करेगी, मेरा मानना है कि दैट यूथ विल कैरी दिस यूनिक रेज्यूमे। ना सिर्फ इतना कि वो एक अच्छा सैनिक, एक अच्छा नागरिक बना रहेगा 4 साल में, लेकिन उसके बावजूद और उसके अलावा वो अपने स्किल सेट, कोई मैकेनिक होगा, कोई इलेक्ट्रिशियन होगा, कोई कारपेंटर होगा, तो उसमें भी उसको NCVET जो गवर्नमेंट की नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत उसको भी एक स्किल सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो 4 साल में जब ये युवा बाहर निकलेगा, उसके पास काफी धनराशि रहेगी जिससे वो अपना एक उद्योग शुरू करे। ही कैन स्टार्ट हिज बिजनेस, ही कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, या फिर ये स्किल सेट के जरिए वो अपने आप को, ही विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स। और जैसे मैंने संबोधन में कहा कि इसके आगे अभी राज्य सरकारों के लिए मेरा ये सुझाव है कि 4 साल के बाद युवाओं को जो भी उनको कैटेगरी या ट्रेड चाहिए उसमें रीस्किलिंग करे, 6-8 महीने का कोर्स चलाए, और फिर उसको राज्य सरकार के विभागों में, डिपार्टमेंट्स में, इंडस्ट्री में या अन्य क्षेत्रों में उनका जो पोटेंशियल है, उसकी क्षमता है, उसको पूरा उपयोग करें। तो मेरा मानना है कि समाज के लिए
ये बहुत बड़ा योगदान और कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे ये युवा।